हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं क्लाइमेटोलॉजी का एक और इंटरेक्टिव वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा, ये कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस वीडियो का, जहां पर हमने डिस्कस करा था अबाउट रेनफॉल अर्थात वर्षा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है किस प्रकार से वर्षा होती है, कितने प्रकार की वर्षा होती है। क्लियर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो वर्षा हमने देखी, इस प्रकार की वर्षा किस प्रकार के मेघों के द्वारा होती है, किस प्रकार के क्लाउड्स के द्वारा ये रेनफॉल होता है। तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको एक क्विक रिकैप दूं। तो हमने इस प्रकार से देखा था कि वर्षा को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है संवहनी वर्षा अर्थात कन्वेक्शनल रेन, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा और तीसरी होती है चक्रवातीय वर्षा। इसमें हमने देखा कि चक्रवाती वर्षा को हम 2 पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा और दूसरी होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा। अब याद रखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा जो रेनफॉल होता है, यह रेनफॉल बेसिकली एक डिजास्टर होता है। और सेकेंडली, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा अर्थात टेम्परेट साइक्लोन के द्वारा जो रेनफॉल होता है, यह रेनफॉल बेसिकली एक नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करता है। इसमें हमने देखा कि हर एक साइक्लोन के 2 फ्रंट होते हैं, हर एक साइक्लोन के 2 वाताग्र होते हैं। 2 तरीके के वाताग्र हम देखेंगे। इसमें से एक होता है जो शीत वाताग्र होगा, जो सामान्य वर्षा कराएगा, इस प्रकार से हमने यहां देखा। और इसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय जो वाताग्र होते हैं, एज यू कैन सी हियर, कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वाताग्र होंगे, वहां पर इस प्रकार की ड्रिजलिंग होती है, धीमी वर्षा होती है। और उष्ण कटिबंधीय जो वाताग्र हो गया, उष्ण वाताग्र होगा, वहां पर जो है तड़ित झंग के साथ आपको वर्षा देखने को मिलती है। अब इसे हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इसी प्रकार से यह भी देखा कि किस प्रकार से जो है वो इस क्षेत्र में, इस प्रकार के एरियाज में बारिश होगी, किस प्रकार से रेन शेडो जोन अर्थात छायावृष्टि प्रदेशों का निर्माण होता है। इसी के साथ हमने देखा कि किस प्रकार से जो संवहनी वर्षा है यह होती है, और संवहनी वर्षा के एक प्रभाव को हमने इस प्रकार से देखा कि अगर यह वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हो तब क्या होगा, और उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हो तब क्या होगा। अर्थात ट्रॉपिकल एरिया में अगर इस प्रकार की वर्षा हो तब की स्थिति में, तथा सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में इस प्रकार की वर्षा हो तब की स्थिति में क्या प्रभाव होता है। और याद रखिए, मैंने आपसे बार बार कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा ये वनडे एग्जाम की तरह सीधा सीधा आपसे प्रश्न नहीं करेगी। अगर इतना ही इजी होता तो हर एक पर्सन जो है वो सिविल सर्वेंट या IAS ऑफिसर होता। प्रश्न हमेशा इन डेप्थ पॉइंट से आएगा, सुपरफिशियल स्टडी से। अगर मैंने आपको वर्षा कहा और मैंने यहां पर लिख रखा है यूपीएससी का, तो याद रखिए कि यूपीएससी वर्षा से रिलेटेड प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछेगी कि डियर स्टूडेंट बताइए वर्षा कितने प्रकार की है। वो हमेशा इसके इन डेप्थ पॉइंट पर जाएगी। और याद रखिए, ये स्क्रूटनी जो होगी, इस स्क्रूटनी के द्वारा ही सिलेक्शन होगा। अगर आपने वर्षा देखा तो इस वर्षा के प्रभाव को भी देखना होगा। जैसा हमने वर्षा के टाइप में देखा, संवहनी एक वर्षा है, तो संवहनी वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होने पर यह क्या प्रभाव देती है, तो हमने इसे बेहतर तरीके से समझा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होने पर यह सदाबहार वन का निर्माण करती है। और सदाबहार वन की हमने फिर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, गुणधर्म देखे। इसमें हमने देखा कि सदाबहार वनों के क्षेत्र में हमेशा शाम के समय वर्षा होती है, और इस वर्षा के कारण जो मृदा होती है उसकी लीचिंग हो जाती है, अर्थात मृदा के पोषक तत्व जल के साथ घुलकर जमीन के अंदर या उस स्थान से चले जाते हैं, जिस कारण जो मृदा है वो उपजाऊ नहीं होती। परंतु लगातार वर्षा के कारण यहाँ के जो वृक्ष हैं उनका आकार बहुत वृहद होता है। और मैंने एक एग्जाम्पल बताया था जाइंट शिकोया नाम के एक ट्री का, और इस प्रकार से आप उस ट्री को देख भी पाएंगे कि इसका साइज काफी ज्यादा होता है। क्लियर। अब याद रखें कि इस प्रकार के जो पेड़ हैं, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, इनका निर्माण उस मृदा में हुआ है जिस मृदा में उपजाऊ तत्व नहीं है। तो इस कंडीशन में ये अपने पोषक तत्व लाते कहां से हैं, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था कि आपने बनियन ट्री देखा होगा और आप पाएंगे कि जो वृक्ष है उसके ट्रंक से अर्थात तने से निकलती हुई दिखेंगी आपको क्या, जड़ें, रूट्स। और इन रूट्स को कहा जाता है बट्रेस रूट सिस्टम, यानी कि इस क्षेत्र के जो वृक्ष होंगे उसमें जो रूट्स हैं, उनकी जड़ें हैं, उनके तनों से निकलती हुई दिखेगी।
क्लियर। इसके साथ ये जो रूट्स बाहर आई हैं, ये पौधे की नाइट्रोजन डिमांड को फुलफिल करेगा। और नाइट्रोजन डिमांड क्यों कह रहा हूं, तो हमने डिस्कस करा था कि हर एक जीव के अंदर, हर एक पौधा हो या कोई जीव हो, उसके अंदर जो पोषक तत्व की डिमांड होती है, ये डिमांड वास्तविकता में किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। आपने सुना होगा खेतों में डाला जाने वाला यूरिया 78% नाइट्रोजन ही होता है। क्लियर हुआ। तो अब जो आपका नाइट्रोजन की डिमांड है, ये फुलफिल करेंगे वृक्ष, पेड़, किसके माध्यम से, अपनी रूट्स के माध्यम से। और क्योंकि हवा में क्या है, 78% नाइट्रोजन है। इसी प्रकार जो छोटे पौधे हैं वो चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे इंसेप्टिवोरस प्लांट में, या मैं कहूं पिचर प्लांट में, या मैं कहूं कीटभक्षी पौधों में। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहां के जो कीटभक्षी पौधे हैं ये मधु कलश सिस्टम के होते हैं, अर्थात इनमें इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहां एक द्रव्य, एक तरल भरा होता है जो कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये इस प्रकार से बंद होकर उसका शिकार या हंटिंग कर लेते हैं। क्लियर। इसके साथ मैंने डिस्कस करा था कि आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे इस प्रकार के ऑर्किड्स एंड एपीफाइट्स। इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता, आपको एज इट इज याद करना है। जो ऑर्किड्स हैं और एपीफाइट्स हैं, ये पेड़ के ऊपर उगने वाले पेड़ होते हैं। क्लियर। मैंने आपको वहां बताया था, इनमें जो है कुछ में पुष्प होते हैं और कुछ में नहीं होते, कुछ फ्लावरिंग होते हैं, कुछ विदाउट फ्लावरिंग होते हैं। इसी प्रकार से हमने डिस्कस करा था कि यहाँ के जो जीव हैं ये ट्री ड्वेलर्स होते हैं, अर्थात वृक्षों पर निवास करने वाले जीव होते हैं। और इसी में मैंने आपको बताया था यहाँ n नंबर ऑफ वैरायटीज मिलती है मंकीज की, पैंथर्स की, तथा मेन यहाँ जो जीव मिलते हैं वो होते हैं सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स। और मैंने फिर वहां कोट करा था हम्बोल्ट का एक स्टेटमेंट कि अमेज़न के जो डेंस फॉरेस्ट है, जो सदाबहार वन है, उसमें n नंबर ऑफ स्पीशीज देखने को मिलती हैं, बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं सरीसृपों की, जो अन्य किसी भी स्थान पर देखने को नहीं मिलती। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चन वर्षा से आ रहे हैं, परंतु ये वर्षा के इनडेप्थ एनालिसिस के बाद आएंगे। क्लियर है। इसी प्रकार से हमने देखा कि अगर ये वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में होती है तो उस क्षेत्र में ये बेडलैंड टोपोग्राफी या अर्थात हम कहें उत्खात भूमि क्षेत्र या बीहड़ों का निर्माण करती है। और मैंने आपको समझाया था कि बीहड़ों के निर्माण के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि जो सरफेस हो, जो सतह हो, वो सूखी हो यानी कि ड्राई हो, और वो एलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मृदा से निर्मित हो, तथा अचानक तेज वर्षा हो। इससे जो है हैवी इरोजन होगा, बहुत ज्यादा अपर्दन होगा। और अपर्दन 3 स्तरों पे देखने को मिलेगा, रिल, गली और रवाइन या शीट इरोजन। क्लियर। और इस प्रकार से जो है बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण होता है, या मैं कहूं उत्खात भूमि क्षेत्र का निर्माण होता है। और मैंने इसका अप्लाइड पार्ट समझाया था कि इस क्षेत्र में ना ही कृषि संभव है, ना ही ह्यूमन सेटलमेंट अर्थात मानवीय अधिवास संभव है, और ना ही किसी भी प्रकार की औद्योगिक क्रांति संभव है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो है असामाजिक तत्वों का निवास देखने को मिलता है। और आप पाएंगे कि उत्खात भूमि क्षेत्र का एक मुख्य उदाहरण हमें मिलेगा चंबल वाले क्षेत्र में। और चंबल वाला जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध था अपने डेकॉइट्स के लिए अर्थात अपने डाकुओं के लिए। और इसी प्रकार से उत्खात भूमि क्षेत्र का निर्माण आज के समय आपको देखने को मिलेगा पंजाब वाले क्षेत्र में। और इस उत्खात भूमि क्षेत्र का यूज जो है मैंने आपको बताया, इंटरनल सिक्योरिटी में आप पढ़ेंगे कि पंजाब वाले क्षेत्र में जो ड्रग की स्मगलिंग होती है, जो पाकिस्तान के ISI द्वारा करी जाती है, वो इसी प्रकार के उत्खात भूमि क्षेत्रों का उपयोग करके करी जाती है। क्लियर। तो चलिए, इतना पोर्शन हमने कल की क्लास में देख रखा था। ये था हमारा क्विक रिवीजन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेघों के बारे में अर्थात बादलों के बारे में। और आज की जो क्लास है इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम सारे मेघों को कवर कर लें। अब बच्चों ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं पता, मैं भूल रहा हूं वो सन कौन सा है, परंतु लास्ट 7-8 साल के बीच का ये इवेंट था जहां पे न्यूज आई, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन ये 2019-20 के मध्य का एक इवेंट था, जहां आप पाएंगे कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया कि मलेशियन एयरलाइन, फाइन, मलेशिया एक नेशन है, वहां की सिविल एविएशन यानी कि जो नागरिकों के उड्डयन के लिए उपयोग होने वाले विमान है, अचानक से वो विमान जो है वो हिंद महासागर में गायब हो गया। और गायब होने के पश्चात कई हफ्तों तक कोई एविडेंस नहीं मिले कि कहां गया वो प्लेन। अब यहां ध्यान से समझिएगा कि हिंद महासागर में गायब हुए इस प्लेन के कुछ साक्ष्य या कुछ डेब्रीज का अर्थ होता है टुकड़े, छोटे छोटे, फाइन। तो इस मलेशियन एयरलाइन के प्लेन की डेब्रीज आपको देखने को मिली अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट में तथा ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट में।
यानी कि जो प्लेन उड़कर निकला था मलेशिया से, जो पार कर रहा था हिंद महासागर, इस प्लेन में ऐसा क्या हुआ कि इसकी डेब्रीज अर्थात छोटे छोटे टुकड़े आसमान से गिरते हुए मिले हमें अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका, और इस प्रकार से आप पाएंगे एक स्थान पर आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और इसके बीच का ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर। और याद रखिए इस इंडियन ओशन से जो प्लेन निकला उसमें ऐसा क्या हुआ कि विस्फोट के पश्चात इसके कुछ साक्ष्य इधर और कुछ साक्ष्य जो है वो इधर गिरते हुए मिले। अब ये कैसे संभव है? तो याद रखिए मलेशियन एयरलाइंस का ये प्रोक्लेमेशन था कि दिल्ली में बने हुए एक क्लाउड के कारण, दिल्ली में निर्मित एक मेघ के कारण यह एयरलाइंस का प्लेन में विस्फोट हुआ है। अब यह कैसे संभव है? तो समझिए कि आज के इस वीडियो में हम जिन क्लाउड्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें से एक क्लाउड है जिसे कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या कपासीय वर्षा मेघ। यह जो मेघ है समझिए इस चीज को, इसका साइज अगर मैं आपसे कहूं तो इसे रब करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसे हम क्लीन कर देते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरा बोर्ड जो आप देख पा रहे हैं, यह पूरा बोर्ड अगर यह क्लाउड है तो समझिए कि 300 से 500 लोगों को ले जाने की कैपेसिटी रखने वाला सिविल एविएशन का एक प्लेन इसके सापेक्ष कितना होता है। तो ये देखें अगर मैं इस डॉट को यहां रखूं तो ये डॉट भी उस प्लेन के साइज से बड़ा होगा। आई थिंक ये डॉट भी आपके लिए विजिबल नहीं होगा, इससे 100 टाइम्स स्मॉलर होगा प्लेन इस क्लाउड के सापेक्ष, इस मेघ के सापेक्ष। इतने वृहद आकार के ये मेघ होते हैं। और समझिए इस चीज को कि जो प्लेन होता है उस प्लेन में एक बॉक्स होता है, जो सिविल एविएशन में यूज होने वाले प्लेन्स है इसमें एक बॉक्स होता है जिसे कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। और याद रखिए ये ब्लैक बॉक्स जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी रेजिस्ट करता है, अर्थात अगर किसी प्लेन पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करा जाए तब की स्थिति में भी ये ब्लैक बॉक्स बचता है। और याद रखिए जो ब्लैक बॉक्स होता है इसमें प्लेन की सारी करंट इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जिस समय ये प्लेन गायब हुआ होगा उस परिस्थिति तक, उस कंडीशन तक उस प्लेन के साथ क्या क्या हुआ, पायलट ने क्या क्या करा, ये सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक बॉक्स में स्टोर होती है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। और अगर मैं आपसे कहूं मलेशियन एयरलाइंस का जो प्लेन ब्लास्ट हुआ उसमें उसके ब्लैक बॉक्स के भी परखच्चे उड़ चुके थे। अब ये कैसे हुआ? तो समझिए ये जो क्लाउड आप पढ़ने वाले हैं जिसे कहा जाता है कपासी वर्षा मेघ। और याद रखें ये जो कपासी वर्षा मेघ होते हैं इन मेघों के अंदर जो चार्ज होता है ये चार्ज एक बार में जब डिस्चार्ज होगा, यानी कि जब इनमें बिजली कड़केगी, थंडरिंग और साथ में लाइटनिंग होगी, उस कंडीशन पे जो चार्ज डिस्चार्ज होता है, जो तड़ित झंझा आपको सुनाई देती है, उसमें जो पावर होती है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा हो सकती है। और रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर मैं आपसे कहूं तो कई प्लेसेस में 50 गुना ज्यादा। अब 50 गुना किससे ज्यादा? तो आई थिंक ऑल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एक बॉम्ब जिसे यूएसए ने जापान के ऊपर गिराया था, जिसे कहा जाता था लिटिल मैन और फैट बॉय। इनसे 50 गुना तक स्ट्रॉन्गर हो सकता है एक बार में इनकी तड़ित झंझा। अब इतने विशाल का, इतने डेंजरस जो क्लाउड्स होते हैं ये एक बार में जो इंडिया में एंटर करते हैं, जिस समय हमारे यहां मॉनसून आता है, हजारों की संख्या में ये क्लाउड जो है वो भारत में देखने को मिलते हैं। और ये क्लाउड, ये मेघ ही वर्षा कराते हैं, अर्थात जिस क्लाउड को आप देखकर कह रहे हैं झूम के सावन आया, वो क्लाउड, वो मेघ अत्यंत खतरनाक है। और याद रखिए ये बनते कैसे हैं और इनके बनने की क्रिया क्या होती है, इनके प्रकार क्या होते हैं और ये वर्षा कैसे कराते हैं, अब हम इसे देखेंगे। क्लियर? आई थिंक आप सभी को क्लाइमेटोलॉजी की क्लासेस जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट है और आप यहां तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप नोट जरूर बनाएंगे। तो अपने कमेंट यहां जरूर लीव करें, मैं डेफिनेटली उन कमेंट्स को रीड करता हूं और उनसे जो है वो उनके अकॉर्डिंगली दिए हुए सुझावों के अनुसार जो है वो चेंजेस भी करता हूं। अगर आपको समझ में आ रहा हो डू लीव अ कमेंट। ओके, चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, लेट मी क्लीन दिस पार्ट। और हम देखने वाले हैं कितने प्रकार के मेघ हैं। अब पहली चीज समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बादल अर्थात मेघ, इनका निर्माण कैसे होता है, यानी कि मेघ बनते कैसे हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने पहले की मेरी सारी क्लासेस अटेंड करी होंगी
उनके लिए यह बता पाना बहुत ही ईजी होगा कि मेघों का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्लियर? बट एक बार इन जनरल मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई सरफेस है तो इस सरफेस में अगर तापमान बढ़ता है यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो वायु है यानी कि जो विंड है ये जो है वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठना प्रारंभ करती है। अब याद रखिए यहां से जो पवनें ऊपर उठना प्रारंभ करेंगी इस प्रकार से, ये पवनें जिस समय ऊपर जाएंगी ये ऊंचाई बढ़ने के साथ इस प्रकार से अगर मैं बनाऊं तो इन पवनों की ऊंचाई बढ़ने के साथ जो तापमान है, टेम्परेचर है, ये कम होता जाएगा और तापमान के कम होने के साथ याद रखिएगा इनके अंदर उपस्थित जलवाष्प, क्लियर? जलवाष्प का अर्थ क्या है? जलवाष्प का अर्थ होता है वाटर वेपर। इनके अंदर उपस्थित जो जलवाष्प है इस जलवाष्प का होगा संघनन। अब संघनन की क्रिया के फलस्वरूप इसके अंदर उपस्थित जलवाष्प के कण या तो जल में, ध्यान से समझिएगा, या तो ये जल में या तो डायरेक्टली ये आइस में, और यू कैन से स्नो में। अब ये डिपेंड करेगा कि ये कितनी हाइट तक गए हैं। अगर इनकी हाइट ज्यादा होगी तो ये स्नो में, और ज्यादा होगी तो ये आइस में, और कम होती है तो ये जल में परिवर्तित होते हैं। और इनके परिवर्तन के फलस्वरूप ये तथा ये, इन तीनों में ही परिवर्तन के फलस्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि उस स्थान पर मेघ का निर्माण होता है। क्लियर? अब यहां पर यह हुआ जनरल टॉक। अब समझिए इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलते हैं। यहां समझने योग्य बात है कि जब पवन का ऊपर की ओर प्रवाह हुआ तब के समय मेघों का निर्माण हुआ। यहां पर एक बात आप समझें कि जो पवन इस प्रकार से नीचे आ रही है, क्लियर? इस प्रकार से यदि किसी पवन का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर है, इस कंडीशन में आपको यहां देखने को मिलते हैं जिन पार्टिकल्स को हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में देखा था। इन पार्टिकल्स को कहा जाता है एरोसोल्स। क्लियर? अब ये जो एरोसोल्स होते हैं ये डस्ट पार्टिकल से लेकर यानी कि धूल के कण से लेकर कुछ भी हो सकते हैं। ये एरोसोल्स नीचे होते हैं। अब याद रखिए ये जो एरोसोल्स होते हैं इनके ऊपर अगर ये एरोसोल्स मैं यहां बनाऊं तो यहां भी कुछ एरोसोल्स होंगे। ज्यादातर एरोसोल्स जो है वो सतह के पास होते हैं। एरोसोल को हिंदी में याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसे एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। ये जो एरोसोल्स होते हैं, अब इनके सापेक्ष अगर मैं कहूं कि संघनन की क्रिया को मैं थोड़ा एलेबोरेट करना चाहूं तो अब समझिए जो पवन ऊपर गई, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं कि उस पवन के अंदर जो जलवाष्प थी वो ठंडी होना प्रारंभ कर रही है। अब देखिए ये जो है ये एक एरोसोल है। क्लियर? ये एक एरोसोल है। अब देखिए आसपास की पवन जब ठंडा होना प्रारंभ करेगी तब की स्थिति में होगा ये कि उसके अंदर जो उपस्थित जलवाष्प है ये जल में या आइस में या स्नो में परिवर्तित होगी। अब समझिए जिस समय ये परिवर्तित हो रही होगी ये भारी होगी और भारी होकर ये नीचे आना चाहती है, परंतु होगा क्या? होगा ये कि ये जो एरोसोल जो सस्पेंडरी कंडीशन में है ये उड़ रहा है, उतरा रहा है हवा में। क्लियर? इसके आसपास बजाय इसके कि वो एरोसोल, बजाय इसके कि वो संघनित जलवाष्प नीचे आए, वो इस एरोसोल के आसपास जमा हो जाती है। क्लियर? अब यहां पर वो आसपास जो है वो इस प्रकार से जमा हो गई। अब समझिए जब ये इस प्रकार से जमा हो जाएगी तब की स्थिति में ये जो निर्मित होगा इसे कहा जाता है किसी भी मेघ की न्यूनतम इकाई। क्लियर? इस न्यूनतम इकाई में आपको क्या दिखेगा? तो इसमें आपको दिखेगा एक होगा एरोसोल। क्लियर? और इस एरोसोल के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी संघनित जलवाष्प। क्लियर? अब ये जलवाष्प जो है वो कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो जल भी हो सकती है, वो आइस या स्नो भी हो सकती है। अब इसे कहा जाता है किसी भी मेघ के निर्माण के लिए न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई। अब याद रखें यहां पर हिंदी मीडियम में इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। बच्चों
आप इसे समझना की कोशिश करें कि सिविल सेवा परीक्षा जो पेपर डिजाइन करती है, ये पेपर डिजाइन इंग्लिश में होता है। क्लियर? और आपने शायद ये मजाक सुना भी होगा कि जो यूपीएससी है ये मार्स से, मंगल ग्रह से पेपर का ट्रांसलेशन कराती है। तो कई बार जो शब्द होते हैं वो आउट ऑफ द यूनिवर्स हो जाते हैं, हमारे लिए वो शब्द सुने भी नहीं होते, जबकि उसके बारे में हमने पढ़ा है, परंतु वो शब्द हमने नहीं सुना, लेकिन इंग्लिश में वो वही वर्ड यूज करते हैं। तो यहां मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास में जो भी मैं हिंदी के वर्ड्स बोलूंगा उसके इंग्लिश के वर्ड इसेंशियली आप लोग लिखें, अन्यथा की स्थिति में प्रश्न आएगा, अदरवाइज जब क्वेश्चन आएगा तो आप पाएंगे कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ड आपने कभी नहीं सुना। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू टेक केयर अबाउट, आपको किस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्ड मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं आपको उन वर्ड्स को लिखना जरूरी है। क्लियर? आप देवनागरी लिपि में लिखें, परंतु लिखें जरूर। इसे कहा जाता है, ये जो एरोसोल के आसपास संघनित जलवाष्प है, इसे कहा जाता है क्लाउड कंडेंसेट। क्लियर? इसे कहा जाता है क्लाउड कंडेंसेट। क्लियर? अब यहां याद रखें, ये जो क्लाउड कंडेंसेट है, या मैं कहूं एरोसोल के आसपास संघनित जलवाष्प है, इस जलवाष्प का कण, ये पूरी इकाई जब आपस में टकराते हैं, क्लियर, ऐसे बहुत सारे निर्मित होंगे। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करूं तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि ये जो क्लाउड कंडेंसेट बना है, इसी प्रकार के क्लाउड कंडेंसेट बहुत सारे निर्मित होंगे, और ये आप पाएंगे इस प्रकार से। ये एक है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपको एक देखने को मिला, इसी प्रकार से और भी होंगे, और ये सारे क्लाउड कंडेंसेट या ये सारे इकाइयां हवा में इस प्रकार से उतरा रही हैं। अब समझिए कि इन सभी के चारों ओर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, just edit this part. चलिए, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि इनके मध्य आप पाएंगे कि गति के कारण ये आपस में टकराएंगे, और टकराने के कारण ये आपस में जुड़ते जाएंगे। और याद रखिए, ये जब इस प्रकार से एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने के बाद जो गुच्छा, जो ग्रुप बनता हुआ दिखाई देगा, इसे ही हम कहते हैं कि ये मेघ है। अर्थात मैं कंक्लूड करूं कहानी को, तो बात ऐसी है कि हवा जब ऊपर उठेगी गर्म होकर तो उसके अंदर जलवाष्प होगी। जलवाष्प जब ठंडी होना प्रारंभ करेगी तो वो एरोसोल के आसपास संघनित होगी। संघनित होने पर क्लाउड कंडेंसेट का निर्माण होगा। ये क्लाउड कंडेंसेट आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद जब ये एक स्थान पर इकट्ठे गुच्छे के फॉर्म में उपस्थित होंगे तो इसी गुच्छे को, इसी ग्रुप को, इसी संरचना को हम मेघ या क्लाउड कहते हैं। क्लियर? अब याद रखिए कि जब कभी यह स्थिति आएगी, आई थिंक अब आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या देखने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जब ऐसी स्थिति आए कि इस प्रकार से जो निर्मित क्लाउड कंडेंसेट हैं और उनसे निर्मित जो मेघ है, एडिट दिस पार्ट, चलिए, इस प्रकार से जो निर्मित संरचना है इसे हमने कहा है मेघ। अब यहां याद रखिए कि ये जो मेघ है, जब इसमें संतृप्तता की स्थिति, अब ये संतृप्तता क्या है, तो बस इसे समझिए कि ये जो आप देख पा रहे हैं क्लाउड कंडेंसेट्स,
ठीक है, ये जो है ये पार्टिकल्स जब इतने भारी हो जाएं कि ये हवा में इस प्रकार से उतराने की स्थिति अर्थात हवा में तैरते रहने की स्थिति में ना रह जाएं, तब की स्थिति में ये जो एरोसोल हैं ये इस प्रकार से नीचे आना प्रारंभ कर देते हैं और इसे ही हम कहते हैं कि ये वर्षा होने लगी। क्लियर? आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मेघ किस प्रकार से निर्मित हुए हैं और मेघ किस प्रकार से वर्षा कराते हैं। तो वे मेघ जो संतृप्त हो जाते हैं, संतृप्त होने की स्थिति में ये नीचे आना प्रारंभ कर देते हैं। अब समझिए कि मेघों के संतृप्त होने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो सामान्य सी बात है, यहां पर 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं और आप इसे नेसेसरली अपनी कॉपी में अपने नोट्स में मेंशन करेंगे कि जिस समय वायु ऊपर उठना प्रारंभ करेगी बच्चों, अगर उसमें पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प है, तब के समय यहां पर जो क्लाउड कंडेंसेट्स हैं इसके ऊपर जल का ज्यादा जमाव होगा, ज्यादा जमाव होने पर ये भारी होकर नीचे आ जाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये रिक्वायर्ड है कि यहां पर पर्याप्त मात्रा में एरोसोल होना चाहिए, जिससे जब ये ठंडी हो तो पर्याप्त मात्रा में उनको ठहरने के लिए एरोसोल मिल पाए, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन है कि जो ओशांक बिंदु है, यानी कि वो बिंदु जहां पर जो जलवाष्प है वो ठंडी होकर जल में, स्नो में या आइस में कन्वर्ट होगी, उतना टेम्परेचर हो, उतना तापमान हो। अब तापमान कब होगा? जब पवन ऊपर जाएगी। क्लियर? यानी कि अगर हम चाहते हैं वर्षा हो तो वहां एरोसोल होना जरूरी है, वहां जलवाष्प होना जरूरी है और वहां तापमान कम होना जरूरी है। और तापमान बच्चों का तभी कम होगा जब ऊंचाई ज्यादा होगी। यही कारण है कि वर्षा कराने वाले मेघ आपको जमीन के पास नहीं दिखते। क्लियर? वो एक डिसेंट हाइट पर होते हैं, एक सिग्निफिकेंट ऊंचाई पर होते हैं, उससे नीचे वो नहीं होते। क्लियर? और यही कारण है कि आपको सतह के आसपास, यानी कि जहां आप चल रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, वहां आपके फेस पर आपको कभी क्लाउड या मेघ लगते हुए नहीं दिखते, और जो दिखते हैं उसे आप कोहरा कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए, इस प्रकार से हमने देखा कि मेघों का निर्माण कैसे होता है। अब हम देखने वाले हैं कि कितने प्रकार के मेघ होते हैं और उनका क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन क्लाउड्स की। चलिए तो देखें, अगर आपने इस टॉपिक को बुक में रीड करा होगा तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि ये जो टॉपिक है ये काफी कंफ्यूजिंग है, काफी टफ फील होता है। परंतु अगर आप इसे 10 मिनट मेरी बात को ध्यान से देखें तो आप इजीली खुद बना पाएंगे कि कितने प्रकार के मेघ होते हैं। पेपर में जब आएगा तो लिखने में आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। क्लियर? अब देखें, याद रखिए कि मैं डिवाइड कर रहा हूं मेघों को 2 प्रकार से। एक मैं लिख रहा हूं ऊंचाई के आधार पर मेघ कितने होते हैं। ठीक है, अब समझिए, ऊंचाई के आधार पर। और सेकेंडली मैं लिख रहा हूं आकार के आधार पर। क्लियर? अब याद रखें, ऊंचाई और आकार, इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को बनाकर आप जो है सारे मेघों को प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, समझिए, एक मेघ होंगे जो हम ऊंचाई के आधार पर उन्हें डिवाइड करेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। और एक मेघ को हम आकार के आधार पर डिवाइड करेंगे, ये 2 प्रकार के होते हैं। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाकी के सारे मेघों का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा अदर सारे टाइप के क्लाउड्स का, while making the combination of these two। ठीक है, चलिए अब देखें ऊंचाई के आधार पर। अब याद रखिए कि मैं ये जो बना रहा हूं ये पृथ्वी की सतह है। जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं प्लॉट करूं तो आप पाएंगे कि ये जो है ये पृथ्वी की सतह है। अब याद रखिए कि इस सतह से, इस प्रकार से आप बनाएंगे तो इस क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि ये सतह है। इस सतह से आप पाएंगे कि 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो लाइन है ये 3 किलोमीटर की ऊंचाई को इंडिकेट करेगी। क्लियर? इस ऊंचाई तक जो मेघ आपको देखने को मिले इन्हें कहा जाएगा स्तरीय मेघ, इन्हें कहा जाएगा स्तरीय मेघ। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, इसके बाद यानी कि 3 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जो मेघ होंगे, और किस ऊंचाई तक, तो याद रखिए 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो मेघ होंगे इन्हें मध्य मेघ कहा जाता है। क्लियर?
इन्हें कहा जाता है मध्य मेघ। अब समझिए कि इसके ऊपर जो मेघ होंगे इन्हें कहा जाएगा पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ। अब यहां पर आपको इनके इंग्लिश वर्ड जानना अत्यंत आवश्यक है, अदरवाइज आप हर बार जो है पेपर में प्रश्न सॉल्व करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय कंफ्यूज होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्तरीय मेघों को हिंदी में दो प्रकार से, हाँ, आकार के आधार पर भी जो मेघ है उसे स्तरीय मेघ ही कहते हैं, और एक मेघ वर्षा कराता है और दूसरा नहीं कराता। और यही कारण है कि कभी कभार जो है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट का बनता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, और इसको ओवरकम करने के लिए आपको थोड़े से इंग्लिश कीवर्ड्स पता होने आवश्यक हैं। ठीक है, तो आप समझिए, जो स्तरीय मेघ होते हैं इन्हें स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिपीट द टर्म, और याद रखें इंग्लिश टफ नहीं है, बस आपने उसका यूज नहीं करा है। इसे कहा जाता है स्ट्रेटस क्लाउड। क्लियर? इसके बाद आप पाएंगे कि जो मध्य मेघ है इन्हें कहा जाता है ऑल्टो क्लाउड। ऑल्टो क्लाउड्स। क्लियर? और जो पक्षाभ मेघ हैं इन्हें कहा जाता है सीरस क्लाउड। अच्छा, और ये याद रखें कि वर्ड्स के साथ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्ड्स काफी इजी हैं, बस आप उनका एक दो बार यूज कर लें, आपको इजीली वो वर्ड समझ में आने लगेंगे। सीरस क्लाउड। क्लियर? तो ये जो है वो तीन प्रकार के मेघ हैं, पक्षाभ, मध्य और स्तरीय। अब याद रखें कि आकार के आधार पर हम इन्हें दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक बच्चों होता है, ध्यान से समझिएगा, जिसका आकार आप पाएंगे कि यह कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, यानी कि ये पतले पतले परत के जैसे दिखाई देते हैं। इन मेघों को, जिनका शेप इस आकार का होता है, याद रखिए इन्हें जो है स्तरीय मेघ कहा जाता है। अब याद रखिए यहां पर हिंदी में एक वर्ड है स्तरीय, और एक और यहां पर वर्ड फिर से यूज हो रहा है, इसे भी कहा जाता है स्तरीय मेघ। स्तरीय मेघ। अब यहां पर आपको इंग्लिश वर्ड आपकी हेल्प करेगा। ये स्ट्रेटस है और इसे इंग्लिश में स्ट्रेटो बोलते हैं। स्ट्रेटो। क्लियर? और दूसरे जो मेघ हैं, याद रखिए इनका आकार आप पाएंगे कि ये इस प्रकार से होता है। बहुत ही इत्मीनान और शांति से, पेशेंस के साथ इसे समझिएगा, अदरवाइज क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते टाइम आपको काफी कंफ्यूजन होगा। इस प्रकार के जो मेघ हैं, इन मेघों को कहा जाता है कपासीय मेघ। क्लियर? इन्हें कहा जाता है कपासी। अब याद रखिए ये जो कपासी मेघ है इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलस। इसे कहा जाता है क्यूमुलस। क्लियर? तो समझिएगा कि एक प्रकार का मेघ हम डिवाइड करेंगे जिसे कहा जाएगा ऊंचाई के आधार पर। सबसे ऊंचाई पर जो होंगे उन्हें पक्षाभ, जो उससे नीचे होंगे उन्हें मध्य, जो सबसे नीचे होंगे उन्हें स्तरीय। इसी प्रकार से अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो इन्हें कहा जाएगा सीरस, इन्हें कहा जाएगा ऑल्टो, इन्हें कहा जाएगा स्ट्रेटोस। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि आकार के आधार पर क्या होगा, तो हिंदी में आकार के आधार पर याद रखिए जो पतली चादर के समान दिखाई देने वाले जो मेघ हैं, जो फेदरी लेयरी जो क्लाउड्स हैं, उन्हें स्तरीय मेघ कहा जाता है, स्ट्रेटो क्लाउड कहा जाता है। इसी प्रकार से जो इस प्रकार से गोल, या मैं कहूं वुलन पैक। अब ये वुलन पैक क्या है? कुछ नहीं, ऊन का गोला। क्लियर? तो ऊन के गोले के समान जो क्लाउड दिखते हैं, उन क्लाउड्स को, उन मेघों को कपासीय मेघ कहा जाता है या क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है। अब याद रखें इनमें जितने भी आपने मेघ देखे, इन मेघों में से कोई भी वर्षा नहीं कराता। क्लियर? ये जो मेघ आप यहां देख पा रहे हैं इनमें से कोई भी मेघ वर्षा नहीं कराते। जो वर्षा कराने वाला मेघ है उसके लिए याद रखिएगा उसे कहा जाता है कपासी वर्षा मेघ। अब यहां पर याद रखिए जो कपासी वर्षा मेघ है,
आप पाएंगे उसका आकार आपको इस प्रकार का दिखेगा, क्योंकि जहां पर कपासी वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है वो ऊन के गोले के जैसा दिखाई देगा। अब ये वर्षा कैसे कराएगा तो अब हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो मैं स्लाइड बनाने वाला हूं ये मास्टर स्लाइड होगी। याद रखिए, आपने अगर टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन नहीं करा है तो ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं क्लास ओवर होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे इस मास्टर स्लाइड का पूरा जो है पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें, मल्टीपल टाइम रिवीजन में आपके लिए काम आएगा। क्लियर? अब मैं प्लॉट करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये इंडिकेट करेगा ऊंचाई को, ये ऊंचाई है 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई। क्लियर? इसके बाद ये इंडिकेट करेगा 7 किलोमीटर की ऊंचाई। क्लियर? और इस प्रकार से हम मेघ बनाने वाले हैं। क्लियर है? अब समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कितने प्रकार के मेघ हम देखेंगे तो सबसे पहले एक होता है पक्षाभ मेघ। क्लियर? सेकंड होगा पक्षाभ स्तरीय मेघ। थर्ड होगा पक्षाभ कपासी मेघ, यानी कि एक होगा सीरस क्लाउड, दूसरा होगा सीरस स्ट्रेटो, तीसरा होगा सीरस क्यूमुलस। क्लियर? इसी प्रकार से अगर मैं कहूं मध्य तो याद रखिए एक होगा मध्य स्तरीय, एक होगा मध्य कपासीय। इसी प्रकार से अगर मैं स्तरीय कहूं तो एक होगा स्तरीय स्तरीय अर्थात स्तरीय ओनली, एक वर्ड स्तरीय मेघ, और दूसरा होगा स्तरीय कपासी मेघ, और लास्ट होगा कपासी वर्षा मेघ। कंफ्यूज ना हो, एक बार फिर से बोल रहा हूं, कॉम्बिनेशन में एक मेघ होगा अलोन जिसे पक्षाभ मेघ कहेंगे, दूसरा होगा पक्षाभ स्तरीय, तीसरा होगा पक्षाभ कपासीय, चौथा होगा मध्य स्तरीय, पांचवा होगा मध्य कपासीय, फिर होगा स्तरीय स्तरीय यानी कि सिर्फ स्तरीय, और फिर लास्ट होगा स्तरीय कपासी, और एकदम लास्ट होगा कपासी वर्षा मेघ। क्लियर? हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाया मैच द कॉलम के फॉर्म में, एक ये खुद में है, फिर इन दोनों के साथ, इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, और लास्ट वन इज दिस। क्लियर? चलिए अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो चलिए हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा पक्षाभ मेघ किस प्रकार के होते हैं तो देखिए, जो पक्षाभ मेघ होंगे वो कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। आप पाएंगे कि ये जो मेघ हैं ये एक पतली चादर के जैसे दिखते हैं, और इन मेघों की एक विशेषता है। क्या विशेषता है तो याद रखिएगा, ये जो मेघ हैं ये मेघ चादर के समान दिखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका जो कलर है यानी कि जो रंग है ये क्लीन व्हाइट कलर का होता है, अर्थात ये मेघ कभी भी भूरे या काले रंग के नहीं होते, ये बिल्कुल सफेद श्वेत रंग के होते हैं। और याद रखिएगा, इन मेघों की एक विशेषता है कि एक वर्ड यूज होता है फेदर टेल, इसे हिंदी में जो है वो पंख के समान कहा जाता है। तो ये पंख के समान दिखने वाले मेघ हैं, और याद रखिए कभी कभार इसे मेयर्स टेल भी कहते हैं। मेयर्स टेल का मतलब होता है घोड़े की पूंछ। क्लियर? तो फेदरी अर्थात पंखनुमा, मेयर्स टेल अर्थात घोड़े की पूंछ के समान दिखने वाले श्वेत साफ कलर के क्लाउड अर्थात ये मेघ होते हैं। और याद रखिए, ये किस वेदर कंडीशन को, किस जलवायुवीय स्थिति को, किस मौसमी स्थिति को इंडिकेट करते हैं तो याद रखिएगा, इस प्रकार के जो मेघ हैं ये क्लीन एंड फेयर वेदर कंडीशन अर्थात साफ तथा वर्षा विहीन मौसम को इंडिकेट करते हैं। क्लियर? तो इन्हें बच्चों क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पक्षाभ मेघ। पॉइंट क्लियर हो गया? से यस और नो? क्लियर? अब देखें, याद रखें, जो दूसरा मेघ हमने देखा था वो कौन सा था? तो आई थिंक आप गैस कर पा रहे होंगे। अब जो दूसरा मेघ हमने देखा था ये होगा पक्षाभ स्तरीय मेघ। क्लियर? तो अब यहां ध्यान से देखें, जो पक्षाभ स्तरीय मेघ हैं ये दिखते पक्षाभ मेघ की तरह ही हैं, परंतु इसमें एक अंतर होता है। याद रखिए, जो पक्षाभ स्तरीय मेघ हैं
ये भी इसी प्रकार के दिखते हैं, परंतु इन मेघों में एक विशेषता पाई जाती है और यह विशेषता यह है, जो पक्षाभ स्तरीय मेघ है, पक्षाभ स्तरीय मेघ है, ये मेघ वास्तविकता में एक विशेष गुणधर्म होल्ड करते हैं। क्या है वो गुणधर्म? तो याद रखिए, आप पाएंगे कि जो चंद्रमा है या सूर्य है, उसके सापेक्ष जब इस प्रकार के मेघ आएंगे तो याद रखिएगा कि ये उस संरचना को, यानी कि या सन हो या मून हो, उस संरचना को कभी भी पूरी तरह से ढक नहीं पाते, परंतु उनके प्रकाश की तीव्रता को थोड़ा कम कर देते हैं। परंतु यहां ध्यान देने योग्य है बच्चों, याद रखें कि ये तीव्रता को कम करते हैं, ढकते कभी नहीं है, अंधकार नहीं लाते। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पक्षाभ स्तरीय मेघ सूर्य चंद्रमा की तीव्रता को कम कर देते हैं, परंतु अंधकार नहीं लाते। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, ये हॉलो इफेक्ट देते हैं। क्लियर? तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि अंधकार ला रहे हैं या प्रश्न में पूछा गया है कौन सा इफेक्ट है, तो आप इंग्लिश वाला पार्ट देख लें, आप पाएंगे हॉलो इफेक्ट का मतलब होता है कि ये उस क्षेत्र में सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की तीव्रता को हल्का सा कम कर देते हैं। क्लियर? इन्हें कहा जाता है पक्षाभ स्तरीय मेघ। अब हम तीसरा मेघ देखते हैं। आई थिंक अब आप गैस कर पा रहे होंगे कि नेक्स्ट जो हमारा मेघ है वो होगा पक्षाभ कपासी मेघ। इसे कहा जाएगा पक्षाभ कपासी मेघ। अब याद रखें, कपासी मेघ कैसे होते हैं? तो वुलन पैक अर्थात ऊन के गोले के समान दिखाई देते हैं। और याद रखिए, ये जो पक्षाभ कपासी मेघ हैं, इन मेघों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं और ये भी क्लीन और फेयर वेदर कंडीशन अर्थात वर्षा नहीं और ना ही किसी प्रकार का अंधकार। क्लियर? अब इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, इसे कहा जाता है मैकरल मेघ। क्लियर? ये इसके आकार को इंडिकेट करता है, इसके शेप को दिखाता है, इन्हें मैकरल मेघ कहते हैं। अब यहां ध्यान देने योग्य है बच्चों कि ये मेघ भी आइस या स्नो के बने होते हैं, परंतु काम की एक चीज है जो प्रश्न में पूछी जाएगी, इसे याद रखें कि यही मेघ जो है आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर? यानी कि अगर कोई सफेद कलर का बादल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तेजी से जाता हुआ दिखे और वो ऊंचाई पर हो, तो याद रखिए उसे जो है मैकरल मेघ या फिर पक्षाभ कपासी मेघ कहा जाता है। क्लियर? अब इसे इत्मीनान से समझें कि ये 3 प्रकार के मेघ हैं और ये इनके गुणधर्म हुए। क्लियर? अब दूसरा जो मेघ है इसे कहा जाता है ऑल्टो, या मैं कहूं हिंदी में तो इसे कहा जाता है मध्य। अब मध्य मेघ 2 प्रकार के हैं, एक होगा मध्य स्तरीय मेघ और शायद दूसरा आप गैस कर पा रहे होंगे, दूसरा होगा मध्य कपासी मेघ। अब यहां पर ध्यान से सुने, जो मध्य स्तरीय मेघ हैं ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, जहां आप पाएंगे कि ये मेघ आकार में काफी बड़े होंगे और याद रखिए ये बड़े आकार के मेघ भूरे कलर के दिखाई देंगे, भूरे रंग के दिखाई देंगे। और जब आपसे प्रश्न करा जाएगा तो याद रखें कि इन मेघों के लिए परफेक्टली एक वर्ड यूज होता है कि इसे भूरे बादल कहा जाता है। क्लियर? इन्हें भूरे मेघ कहते हैं। क्लियर? अब यहां ध्यान देने योग्य है बच्चों कि ये मेघ भी वर्षा नहीं कराते, कभी भी ये रेनफॉल नहीं कराते, परंतु इनका कलर भूरा होता है।
यानी कि एक प्रश्न यहां यह बनता है कि वो कौन से मेघ हैं जो काले या भूरे होते हैं परंतु वर्षा नहीं कराते। यहां जितने भी आपने मेघ देखे ये सभी श्वेत हैं, अब जो है इनका कलर भूरा हुआ है और नीचे आते आते ये ब्लैक वाटरी लुक के हो जाएंगे। क्लियर? तो पक्षाभ स्तरीय मध्य स्तरीय मेघों में आपको दिखाई देगा कि इनका कलर या इनका जो रंग है ये भूरा होने लगा है। चलिए अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य कपासी मेघ कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा कि जो मध्य कपासी मेघ हैं इनमें आप पाएंगे कि इनका आकार कपासी होने के कारण वुलन पैक के जैसा है, अर्थात ऊन के गोले जैसा होगा। और यहां पर भी आप पाएंगे कि इस प्रकार के मेघों में आपको हल्का भूरा रंग देखने को मिलता है। और याद रखें कि प्रकृति में सबसे सुंदर जो मेघ होते हैं उन मेघों को मध्य कपासी मेघ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो दृश्य होता है वो देखने में काफी मनोरम्य होता है। फाइन। अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रकार के मेघ कहीं निर्मित होते हैं तो जनरली उनकी लुकिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों? तो समझिएगा कि अगर कोई बड़ा मेघ काफी नीचे आ जाता है तो थोड़ा डरावना फील होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे मेघ नीचे आते हैं सतह के पास जो सनलाइट है वो कम होने लगती है। अब समझिए, सनलाइट अगर कम होगी तो हमें फियरफुल कंडीशन फील होती है। क्लियर? थोड़ी डरावनी स्थिति फील होती है। अगर मेघ बहुत ऊपर है तो याद रखिए वो डिमिंग नहीं करता, अर्थात उसके होने का एहसास नहीं होता। अब तीसरी स्थिति है मध्य स्तरीय में, कि मध्य स्तरीय के साथ समस्या यह है कि ये पतले होते हैं, यानी कि इसके ऊपर का जो आकाश है वो दिख रहा होता है, तो उतना मनोरम्य फील शायद नहीं होता। परंतु जो लास्ट वाला है यानी कि मध्य कपासी मेघ है, याद रखिएगा इनमें होता यह है कि ये ना ही बहुत नीचे है जिससे बहुत ज्यादा अंधकार हो जाए, ना ही बहुत ऊपर है कि इनकी प्रेजेंस हम फील ना कर पाए, और ना ही ये बहुत ज्यादा सनलाइट रोक रहे हैं। तो हमें फील ऐसा होता है कि मेघ पास है, देखने लायक है। क्लियर? तो इनको कहा जाता है प्रकृति के सबसे मनोरम्य या सबसे सुंदर मेघ। और कपासी मेघों के लिए यह भी याद रखें कि मध्य कपासी मेघ के लिए यह भी याद रखें कि ये मेघ आपको सामान्यतः वर्षा के पहले दिखाई देने लगते हैं, परंतु ये भी कभी वर्षा नहीं कराते। वर्षा नहीं होती। क्लियर? लेकिन ये वर्षा होने वाली है इसको इंडिकेट करते हैं, इसलिए कभी कभार इन्हें वर्षा पूर्व के मेघ भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखें लास्ट जो मेघ सबसे नीचे होते हैं। क्लियर? इन मेघों को क्या कहा जाता है? तो आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे कि इन मेघों को अगर मैं आपको डायग्राम में भी इंडिकेट करूं तो स्ट्रेटस मेघ या स्तरीय मेघ कहा जाता है। अब यहां पर एक स्तरीय होगा जिसे हम कहेंगे सिर्फ स्तरीय, और एक स्तरीय होगा जिसे हम कहेंगे कपास स्तरीय मेघ। क्लियर? तो यहां ध्यान से देखें, इसे कहा जाएगा स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ। और याद रखिए ये जो स्तरीय मेघ आप देखेंगे इसमें आप पाएंगे कि ये मेघ इस आकार के बड़ी चादर के समान दिखाई देते हैं, तथा याद रखें यहां नोटिसेबल बात यह है कि ये मेघ जिस भी स्थान पर होंगे वहां ये अंधकार के जैसी, यानी कि आपने कभी कभार नोटिस करा होगा कि कुछ ऐसे दिन होते हैं वर्षा काल में जहां पर जो सनलाइट है वो बहुत कम हो जाती है, जो सूर्य का प्रकाश है वो काफी कम हो जाता है, और यहां पर आप पाएंगे कि जब सूर्य का प्रकाश कम होगा तो उसके बाद हल्की हल्की बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। अब यहां काम की बात यह है कि ये जो मेघ हैं ये वर्षा तो कराते हैं, परंतु ये वर्षा काफी कम होती है, यानी कि आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जो वर्षा हो रही है ये झूम के सावन है। ये मात्र ड्रिजलिंग है, अर्थात ये बूंदाबांदी ही करा पाते हैं, ज्यादा बारिश नहीं कराते। क्लियर है? अब याद रखें, जस्ट मैं इसे एक बार सेट कर दूं थोड़ा सा।
अब यहां पर याद रखें कि ये जो है ये अंधकार के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो है ये अंधकार के लिए जिम्मेदार हैं, परंतु कभी भी ये मेघ झूम के सावन अर्थात तीव्र वर्षा नहीं कराते। क्लियर? अब लास्ट जो क्लाउड बचेगा इसे हम कहते हैं, जो सामान्यतः आपने देखा भी होगा, इन्हें कहा जाता है, जस्ट अ सेकेंड, कपासीय मेघ। अब यहां पर देखिए, यह स्थिति है जहां पर आप पाएंगे कि क्लाउड ऐसा दिखेगा, उसका जो स्तर है वो नीचे है इसलिए स्तरीय है। तो कभी कभार इसे केवल कपासीय या कपास स्तरीय दोनों वर्ड यूज होते हैं, इसलिए ध्यान से लिखें। कभी कभार इसे कपासीय या कपास स्तरीय मेघ कहा जाता है। क्लियर? तो देखिए यहां पर इसे हम लिखेंगे कि ये कौन सा मेघ है, कपास स्तरीय मेघ है। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा मेघ बन के रेडी हुआ। अब यहां ध्यान से देखें, ये हमारा जो मेघ बन के रेडी हुआ है ये कपासीय या स्तरीय कपासी मेघ है। और यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, याद रखें बच्चों, ये जो मेघ बना है इसमें आप एक मेजर गुणधर्म देखेंगे कि इन मेघों का एक भाग आपको गहरे रंग का या काले रंग का दिखेगा तथा एक भाग आपको श्वेत दिखाई देगा। और याद रखिए कि ये जो मेघ हैं, इन मेघों के द्वारा वर्षा नहीं होती, परंतु जिस प्रकार से ये मेघ वर्षा के पूर्व की स्थिति को दिखाते हैं, ये मेघ भी वर्षा के पूर्व की स्थिति को दिखाते हैं। यानी कि आप पाएंगे कि मध्य कपासी तथा स्तरीय कपासी या कपास स्तरीय जो मेघ हैं, ये वर्षा की स्थिति को इंगित करते हैं, परंतु दोनों ही वर्षा नहीं कराते। ये अंधकार कराते हैं, ये भूरे रंग के होते हैं। ऊपर वाला जो है पक्षाभ स्तरीय, ये सनलाइट को कम कर लेता है, जो सूर्य या चंद्रमा की स्थिति है उसको थोड़ी धूमिल कर देता है। याद रखें कि अगर मैं आपसे कहूं चांद छुपा बादल में, तो यहां पर जो गायक है वो किस मेघ की बात कर रहा है, तो साइंटिफिकली समझे कि वो पक्षाभ स्तरीय मेघ की बात कर रहा है। और जब अंधकार में जीवन है मेरा ये बात कर रहा है, तो वो तब के समय इस प्रकार के स्तरीय मेघों की बात कर रहा है। फाइन, तो साइंस या टेक्निकलिटी हमेशा है चांद छुपा बादल में, अर्थात वो कौन से बादल में छुपा है, पक्षाभ स्तरीय। और अगर मैं कहूं कि जीवन मेरा अंधकार में, तो कौन से मेघ के पीछे अंधकार है, तो स्तरीय मेघ के पीछे। क्लियर? और याद रखें कि कौन से मेघ जो है ये बताते हैं कि वर्षा होने वाली है, तो एक हो गया वो मध्य कपासी मेघ या वो कपासी वर्षा मेघ जो आपको दिखें, तब आप पाएंगे कि इसके बाद वर्षा होगी। लेकिन ये दोनों ही मेघ वर्षा नहीं कराते। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो चलिए, तो हमने अभी तक ये सारे मेघ देखे और इसमें कहीं भी वो मेघ नहीं आए जो मेघ हमारे लिए वर्षा कराएंगे। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे रिसाइज कर दूं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे डाउनलोड कर लें, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, मैं यहां लिख देता हूं, आपको इजी होगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम इसे वापस से देखते हैं। अब आ जाएं बच्चों, हम उस मेघ के बारे में डिस्कशन करते हैं या उस मेघ के बारे में चर्चा करते हैं जो मेघ वास्तविकता में क्या कराते हैं, वर्षा कराते हैं। अब यहां समझिए कि जो वर्षा कराने वाला मेघ है, इस वर्षा कराने वाले मेघ को हम कपासीय या कपासी वर्षा मेघ कहते हैं। अब ये जो कपासी वर्षा मेघ है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसका डायग्राम प्लॉट कर दूं। याद रखिए कि अगर मैंने कहा यहां पर एक कपासी वर्षा मेघ है, तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो याद रखिए कि इस प्रकार से आप पाएंगे कि इस मेघ की एक वॉल निर्मित होती है
ये इस प्रकार से ऊपर जाता है और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये इस मेघ की वॉल है, अर्थात यहां आप पाएंगे कि ये मेघ निर्मित होकर खड़ा है। क्लियर? अब समझिए इसमें क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं पहले प्लॉटिंग कर दूं, इसके बाद हम जो है इसे कंटिन्यूएशन में देखेंगे। चलिए, ये डायग्राम बनके रेडी है। अब ध्यान से समझिएगा, इसे कहा जाता है पक्षाभ। नो, इसे कहा जाता है कपासीय वर्षा मेघ। अब कपासीय वर्षा मेघ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। याद रखें कि जब भी किसी स्थान पर तापमान उच्च होगा, पवनें गर्म होंगी और गर्म होने पर यह पवनें ऊपर उठना प्रारंभ करेंगी। और याद रखिए, जिस समय तापमान बहुत अधिक होगा उस स्थिति में आप पाएंगे कि तापमान उच्च होने के कारण जो पवनें हैं वो ज्यादा गति से ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगी। और याद रखिए, इस स्थिति में जब ये बहुत ज्यादा हाइट पर मूव करेंगी तब के समय कंडेंसेशन अर्थात संघनन की क्रिया के द्वारा इन पवनों का ऊपर जाने के साथ साथ इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पर संघनन की क्रिया से इनके अंदर उपस्थित जो जलवाष्प है ये संघनित होने के पश्चात क्लाउड कंडेंसेट, और क्लाउड कंडेंसेट के बाद क्लाउड की एक वॉल, एक संरचना के समान निर्मित होकर आपको दिखने लगेगी। अब यहां पर याद रखने की बात है कि पवनें इस प्रकार से ऊपर जा रही हैं, ऊपर जाने पर ठंडी हो रही हैं और ठंडी होने पर इस प्रकार से डिस्पर्स हो रही हैं। क्लियर? तो एक बार आपको इसका शेप आई के समान क्यों दिख रहा है,
इस पर फोकस करें तो आप पाएंगे कि इसके आई शेप का एक कारण है कि पहले पवनें इस प्रकार से आ रही थी, जैसे जैसे ये ऊपर जा रही हैं इनकी गति और इनकी ऊंचाई बढ़ने के साथ ये ठंडी हो रही हैं, इसलिए इसका लुक इस प्रकार से दिख रहा है। अब जब ये सीधी ऊपर जाएंगी तो ऊपर जाने के बाद ठंडी होने के पश्चात ये इस प्रकार से डिस्पर्स होंगी। याद रखिए, जब आप ऊपर से देखेंगे तो एक गोल दिखाई देगा और जब आप नीचे से देखेंगे तो यहां पर भी एक गोल दिखाई देगा और बीच में ये कुछ इस प्रकार से संकीर्ण होगा। क्लियर है? अब याद रखें कि ये इस प्रकार से ऊपर जाके डिस्पर्स होंगी। अब यहां पर क्या क्या कंडीशंस क्रिएट होती हैं? तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, और याद रखें कि ये डायग्राम मैं अगर चाहूं तो इजीली गूगल से निकालकर यहां प्लॉट कर सकता हूं, यहां डिस्प्ले कर सकता हूं, परंतु ये डायग्राम बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप भी इसी प्रकार अपने नोट्स में डायग्राम ऐड करें। क्लियर? अब यहां समझिएगा कि अगर मैंने आपसे कहा कि कपासी वर्षा मेघ, कपासी वर्षा मेघ, ये क्या क्या कंडीशंस क्रिएट करते हैं, तो इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखें कि इन मेघों के अंदर आप पाएंगे कि वर्षा कराने की या तीव्र वर्षा कराने की क्षमता होती है। तीव्र वर्षा पहली चीज। क्यों? क्योंकि यहां पर पवनें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या गई हैं, ऊपर की ओर मूव करी हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन याद रखिएगा कि इस प्रकार के जो मेघ होंगे आप पाएंगे कि इन मेघों में जो जलवाष्प वर्षा की बूंद के रूप में नीचे आएगी वो लगातार ऊपर और नीचे मूव करती रहती है। अब ये ऊपर और नीचे क्यों मूव करेगी तो समझिएगा। अब इसमें वापस आए, अब यहां पर आपका अलर्ट होना आवश्यक है। देखिए, यहां से पवनें लगातार ऊपर जा रही हैं। क्लियर? वो ऊपर जा रही हैं, संघनन की क्रिया हो रही है। संघनन की क्रिया होने से ठंडी होकर वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर नीचे आना चाहती हैं, पानी की बूंद के रूप में कन्वर्ट होने के बाद नीचे आना चाहती हैं। ये भारी होकर जिस समय नीचे आएंगी तो बच्चों यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जब वो नीचे आएंगी तब के समय हवा ऊपर की दिशा में जा रही होगी। जो पानी की बूंदें हैं वो नीचे आएंगी परंतु हवा ऊपर की दिशा में जाएगी। अब पानी की बूंद नीचे आई, हवा ऊपर गई, कई बार हवा जो है उस बूंद को अपने साथ ऊपर लेकर चली जाएगी। फिर जब ये ऊपर जाएगी तो उस हवा के अंदर जो जलवाष्प है उस बूंद के ऊपर जमती जाएगी, वो बूंद भारी हो जाएगी, फिर नीचे आने का प्रयास करेगी और फिर से नीचे से कोई हवा जो है उसे लिफ्ट करके ऊपर ले जाएगी। तो इस प्रकार से जो वर्षा की बूंद है वो यहां जो छोटे छोटे क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं उसको आपस में इस प्रकार से, एक वर्षा की बूंद, ये आसपास जो है वो क्लाउड ड्रॉपलेट्स इसके आसपास रब करती रहती है। जो पानी की बूंद है वो क्लाउड ड्रॉपलेट्स को ऐसे रब करती रहेगी। अब इस रबिंग से, इस घर्षण से होता क्या है, तो इस घर्षण से मेघ के ऊपरी भाग में तथा निचले भाग में दो आवेशों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि जिस समय पवनें ऊपर की दिशा में जाती हैं, ऊपर की दिशा में जाने पर उनमें कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा की बूंद का निर्माण, और वर्षा की बूंद का निर्माण होने के पश्चात वो नीचे आ रही है। नीचे आने पर वो सीधा नीचे आकर वर्षा करा देती, परंतु चूंकि क्षेत्र का तापमान ज्यादा था उसने जो है पवनों ने तेजी से उसे लिफ्ट करा ऊपर की दिशा में। अब जब ये जो ड्रॉपलेट है, ये पानी की बूंद है, ये ऊपर गई, ऊपर जाने के पश्चात जिस पवन ने इसे लिफ्ट करा था उसके अंदर भी तो जलवाष्प थी, ये उस ही बूंद के ऊपर संघनित हो गई। बूंद फिर से भारी हुई, फिर से नीचे आने का प्रयास करा, परंतु सेम वही कंडीशन, फिर से ऊपर चली गई। अब इस प्रकार के जो वर्षा की बूंद के बार बार घर्षण करने से उस मेघ के अंदर आवेश का निर्माण हो जाता है। और याद रखिए, ऊपर ऋण नीचे धन या नीचे धन ऊपर ऋण, ये दोनों ही स्थिति रिवर्सिबल हैं, ये इंटरचेंजेबल हैं। क्लियर? तो दो विपरीत आवेशों का निर्माण होता है और जब ये आवेश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तब की स्थिति में एक आवेश से दूसरे आवेश की ओर बिजली का प्रवाह हो जाता है। तड़ित झंझा अर्थात लाइटनिंग हमें देखने को मिलती है। तो याद रखिए, लाइटनिंग क्यों होती है? लाइटनिंग तब होती है जब पवनों का प्रवाह तेजी से ऊपर की ओर होता है। और पवनों का प्रवाह तेजी से ऊपर की ओर कब होगा, फास्टली अपवर्ड मूविंग कब होंगी? जब इसेंशियली वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा।
ठीक है, तो नीचे तापमान ज्यादा रहा होगा, इस कारण पवनें ज्यादा ऊपर गई, ज्यादा घर्षण हुआ, आवेश का निर्माण हुआ और बिजली चमक गई। क्लियर। अब ये तड़ित झंझा तो ठीक है, लेकिन बिजली गिर कैसे जाती है? फाइन, ये कंडीशन कब आती है? तो याद रखिएगा, जब कभी ये मेघ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्लियर, तब की स्थिति में आवेश यहां से यहां आने की बजाय वो ये प्लस है, और आपने शायद सुना होगा अर्थ जो है वो न्यूट्रल होती है, पृथ्वी की सतह न्यूट्रल होती है। तो उस कंडीशन पे ये जो मेघ हैं वो अर्थ में अपना, यानी कि पृथ्वी की सतह पर अपना आवेश को डिस्चार्ज कर देते हैं, और इस कंडीशन पे आप पाएंगे कि कहा जाता है आमतौर पर कि बिजली गिरी है। क्लियर। तो बिजली का गिरना कुछ और नहीं है, अगर क्लाउड का या मेघ का जो साइज है वो काफी बड़ा है, तो उस कंडीशन पे जो चार्ज है, जो आवेश है, वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की बजाय नीचे के भाग से सतह की ओर आ जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसे कहा जाता है बिजली का गिरना। तो कपासीय वर्षा मेघ के लिए हमने जो सबसे पहला पॉइंट देखा कि तीव्र वर्षा कराते हैं, दूसरा ये तड़ित झंझा या तड़ित झांझ इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसे हम आकाश की बिजली भी कहते हैं। क्लियर। और याद रखिएगा, इसके साथ कभी कभार आप देखेंगे, कभी कभार आप पाएंगे कि ये जो मेघ हैं ये किसी स्थान पर ओलावृष्टि अर्थात हेल स्ट्रोम के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अब ये ओलावृष्टि या हेल स्ट्रोम कैसे होती है, तो इसे हम अब समझेंगे। ओलावृष्टि ये देखने को किस प्रकार से मिलती है, ये हम अभी देखने वाले हैं। अब समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हम इस डायग्राम में वापस जाएं, तो देखिए, इसको समझने के लिए ओले क्यों गिरते हैं या हेल स्ट्रोम क्यों होता है, हेल या ओला, हेल या ओलावृष्टि ये क्यों होती है, देखिएगा बहुत इजी है। अब समझिए, ऊपर जाने वाले जो कण हैं वो वाष्प हैं, अर्थात ये जल का एक फॉर्म है, एक स्थिति है जहां पर ये वाष्प की कंडीशन में है। क्लियर। अब याद रखिए, इस वाष्प को अगर आप ठंडा करें, क्लियर, तो जब आप इसे ठंडा करेंगे तो ये वाष्प जो है वो पुनः जल के फॉर्म में बदल जाएगी। ठीक। अगर आप इसे और भी ज्यादा ठंडा करें तो ये जो है ये आइस में, जो आपके रेफ्रिजरेटर में होती है, उसमें चेंज हो जाएगी। परंतु अब यहां नोटिस करने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि जलवाष्प को इस प्रकार से ठंडा करा जाए कि वो जलवाष्प सीधे आइस में कन्वर्ट हो, तो इस आइस को हम कहते हैं, ये आइस ना होकर स्नो है। क्लियर। तो यहां मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आपने कभी जल वाष्प को ठंडा करा तो ठंडा करने पर वो जल में परिवर्तित होगी, जल को ठंडा करा तो वो परिवर्तित होगा किसमें, आइस में। परंतु जब जलवाष्प को आपने सीधा ठंडा करा तो आप पाएंगे कि वो स्नो में चेंज हो गया है। अब यहां ध्यान देने योग्य है कि स्नो तथा आइस में डिफरेंस क्या है, तो मैंने पहले भी इसे एक मजाक के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करा था। याद रखें कि अगर मैं आपको आइस की एक बॉल बनाकर, स्नो की एक बॉल बनाकर हिट करूं तो आप क्या फील करेंगे, तो आप बिल्कुल वैसा ही फील करेंगे जैसे मैंने आपको एक कॉटन बॉल से मारा हो, एक रुई के गोले से मारा हो। परंतु अगर मैं आपको आइस की बॉल से हिट करूं तो याद रखिए आप बिल्कुल वैसा ही फील करेंगे जैसे मैंने आपको एक बड़े से पत्थर से मारा हो। ठीक है। तो समझिए, आइस सॉलिड होती है, स्नो फेदरी होती है, काफी नर्म होती है। ठीक है। अब समझिए, जब आप रेफ्रिजरेटर में आइस क्यूब देखते हैं तो आप पानी डालेंगे तो आइस में चेंज होगा, परंतु अगर आप उसे खाली रखें तो भी आपको जो रेफ्रिजरेटर है उसकी वॉल पे छोटी 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 बूंदें दिखाई देती हैं जो जम चुकी हैं, उन्हें स्नो कहा जाता है। अब समझिए हो क्या रहा है, जो ओला होता है ये आइस होती है। क्लियर। और याद रखिए,
कि जब हम कहते हैं हिमपात है, ओलावृष्टि वर्सेस ओला वर्सेस हिमपात, तो याद रखें कि ओले जब गिरते हैं तो आइस नीचे आती है और जब हिमपात होता है तो स्नो नीचे आती है। अब समझिए आप कहां घूमना चाहेंगे, जहां ऊपर से रुई के गोले गिर रहे हो या पत्थर के गोले गिर रहे हो। क्लियर? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि स्नोफॉल देखने में अच्छा लगता है, फील करने में अच्छा लगता है, और हेल स्ट्रोम यानी कि ओलावृष्टि ये खतरनाक होती है। अब ये ओले क्यों गिरते हैं, तो इस चीज को समझिए कि जिस समय आपने ये डायग्राम प्लॉट करा है, पानी जो है, जो जलवाष्प है, ये ऊपर की दिशा में जा रही है। अब ऊपर की दिशा में जाने पर होगा ये कि जब तापमान बहुत ज्यादा रहा होगा नीचे, तब ये बहुत ज्यादा हाइट तक चली गई। क्लियर? अब ज्यादा हाइट तक गई तो अचानक से ठंडी होने पर ये डायरेक्टली जलवाष्प से स्नो में बदल गई। अब स्नो में बदलने के पश्चात जब ये नीचे आई तो समझिएगा नीचे आने पर ये जलवाष्प में परिवर्तित हुई, जल में परिवर्तित हुई। स्नो ऊपर गई, ऊपर जाने पर जलवाष्प ऊपर गई, ऊपर जाने पर ये ठंडी हुई, ठंडी होने पर ये स्नो में बदल गई। स्नो जब नीचे आई तो पानी में बदली, पानी में बदलने पर नीचे से हवा आई तथा इसे ऊपर ले गई और ये बार बार होता रहा, इस कारण बिजली चमकी। लेकिन जब ये उसको बहुत ज्यादा ऊपर तक ले गई तो बच्चों ध्यान से समझिए कि जब इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है तब के समय ये जो जल है ये आइस में बदल जाता है। अब जब ये आइस पत्थर के जैसे होकर नीचे आती है तो आने की प्रोसेस में सामान्यतः ये पिघल जाती है और पुनः पानी बन जाती है और वर्षा की बूंद के रूप में नीचे आ जाती है। परंतु यदि मेघ का आकार बहुत ज्यादा हो तो उस कंडीशन में यह होता है कि जो जलवाष्प है जब ये ऊपर जाती है, स्नो में बदलती है, स्नो में बदलने के बाद नीचे आती है, पानी में बदलती है, पानी को हवा धक्का देकर और ज्यादा ऊंचाई तक ले जाती है और जब वो उस ऊंचाई तक पहुंचती है तो ये पानी ठंडा होकर आइस में बदल जाता है और आइस फिर नीचे आना स्टार्ट होती है और ये आइस फॉल को ओलावृष्टि, हेल स्ट्रोम कहते हैं, जो पत्थर के समान गिरते हुए प्रतीत होते हैं। अब समझिए कि ये कितना बड़ा स्केल है। तो आपने देखा होगा ओले आपको इतने बड़े बड़े दिखाई देते होंगे। अब समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ओले हैं इनका आकार कभी कभार मैसिव साइज का भी होता है। जब ये ऊपर से आते हैं तो कभी कभार ये कई मीटर के होते हैं और फिर ये नीचे गिरते हैं। वो तो इनकी हाइट ज्यादा होती है इसलिए नीचे आने की प्रोसेस में ये तेजी से पिघलते हैं और पिघलने के कारण ये जो है इनका आकार छोटा हो जाता है। अब समझें कि जिस समय ये मेघ के ऊपरी भाग से नीचे आते हैं तो जमीन पर जब ये गिरे तो इनका आकार 100 गुना छोटा हो चुका होता है। तो जो आपको इतना सा छोटा एक ओला दिख रहा है, इससे 100 गुना ये रहा था जब ये बादल से निकला था। अगर वैसे का वैसा नीचे आता तो बच्चों उस स्थान पर कुछ भी नहीं बचता। तो हमने देखा कि कपासी वर्षा मेघ जो है वो 3 चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला हमने देखा कि ये तीव्र वर्षा कराते हैं। दूसरा हमने देखा इसमें लाइटनिंग होती है अर्थात बिजली चमकती है। तीसरा हमने देखा कि ओलावृष्टि की संभावना होती है और इसका मैकेनिज्म हमने समझ लिया है। तो चलिए इसके साथ हम जो है वो मेघ के इस चैप्टर को एंड करते हैं। अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, इस चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जो है वो ऐसे ही वीडियो अगर कंटिन्यू चाहिए तो अपना एक कमेंट जो है वो लीव करें और इस सीरीज को सपोर्ट करें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।